बिलाखिर फ्लैट के दरवाजे पर चौक से क्रॉस का निशान बना दिया गया और दूसरी ही सुबह इमरान को कमरे में दूसरा टाइप किया हुआ पर्चा पड़ा मिला, जो गालिबन रात को किसी वक्त दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया गया था। पर्चे का मजमून था, पैकेट को मलफूफ करके अपने फ्लैट के सामने वाले लेटर बॉक्स में डाल दो। लिफाफे पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। हम मुतमईन हो जाने के बाद तुम्हें वो दवा भिजवा देंगे जिसके लगते ही तुम्हारी तकलीफ रफा हो जाएगी। हिदायत के मुताबिक एक लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया गया और लेटर बॉक्स की निगरानी की जाती रही। 11 बजे डाक का हरकारा आया और उसने लेटर बॉक्स खोलकर सारे खुतूत अपने जर्द थैले में उंडेल लिए। फिर जब वो दोबारा साइकिल संभाल कर वहाँ से चला है तो सीक्रेट सर्विस के 3 मेंबर उसके पीछे लग गए। वो तीनों भी साइकिलों ही पर थे। कभी वो आगे होते, हरकारा पीछे, और कभी हरकारा आगे और ये लोग पीछे। राह में कई दूसरे लेटर बॉक्स भी हरकारे ने खाली किए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। बिल आखिर इसी तरह वो थैला हल्के के पोस्ट ऑफिस तक जा पहुंचा। सीक्रेट सर्विस के तीनों मेंबरों में से एक किसी बहाने वहां भी जा पहुंचा जहां वो थैला रखा गया था। ब्लैक जीरो ने इमरान को इत्तला दी, डाक का थैला चूंका तो सील करके जीपीओ रवाना कर दिया गया है। फिर कुछ देर बाद दोबारा फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो बोला। सॉर्टिंग के लिए वो थैला खोला गया, लेकिन उसमें से वो सादा लिफाफा बरामद नहीं हुआ। फिर तुम अब क्या कर रहे हो? इमरान ने पूछा। यही मालूम करना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कफन दफन का इंतजाम, इमरान झुंझला कर बोला। मैं क्या कर सकता हूँ जनाब? हरकारे को घेरो, लिफाफा थैले से भाप बनकर नहीं उड़ सकता। क्या आपका ख्याल है कि वो लिफाफा हरकारे ने पहले ही निकाल लिया होगा? हाँ, मेरा यही ख्याल है। अच्छी बात है जनाब, मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद ब्लैक जीरो ने खुद ही दोबारा फोन पर राब्ता कायम करके कहा, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला जनाब। हमारे एक आदमी ने खुद को सीआईडी का आदमी जाहिर करके हरकारे से पूछगछ की थी। पहले तो वो कुछ बताने से हिचकिचाता रहा, फिर बोला कि आज से 3 दिन पहले उसको इसी लेटर बॉक्स में एक सादा लिफाफा मिला था, जिसे खोलने पर अंदर से 10 रुपए का एक नोट बरामद हुआ था। कल फिर एक सादा लिफाफा मिला, उसमें 10-10 के 2 नोट थे और छोटा सा पर्चा भी जिस पर तहरीर था, मेरे प्यारे, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आज भी जब उसे एक सादा लिफाफा मिला तो उसने उसे खोले बगैर जल्दी से जेब में रख लिया। उसे तवक्का थी कि शायद उसमें कोई ज़्यादा तवील खत हो और रकम भी ज़्यादा हो, क्योंकि आज वाला लिफाफा उसे पिछले लिफाफों से ज़्यादा वजनी महसूस हुआ था। उसका ख्याल था कि शायद इस लेटर बॉक्स के आसपास रहने वाली कोई लड़की उसे चाहने लगी है। ये हरकारा एक वजीर नौजवान है। बहरहाल पोस्ट ऑफिस में अपने काम निपटा कर वो जल्द अज जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां इत्मीनान से लिफाफा खोलकर उसका जायजा ले सके। वो करीब के उस महंगे होटल में जा घुसा जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। वहाँ छोटे छोटे कैबिन भी थे, इसलिए प्राइवेसी के ख्याल से उसने उधर का रुख किया था। लेकिन कैबिन में पहुंचकर उसे एक जहनी धचके से 2-4 होना पड़ा। लिफाफा कोट की जेब में मौजूद नहीं था। जल्दी जल्दी सारे जेबें टटोली और फिर उल्टे पांव वापस हुआ। उसका ख्याल है कि होटल में दाखिल होने से पहले वो फुटपाथ पर एक जगह 6-7 आदमियों की भीड़ में फंसकर कुछ सेकंड बाद आगे निकल जाने के लिए रास्ता बना सका था। गालिबन वहीं उसकी जेब पर किसी मशाक जेब कतरे ने हाथ साफ कर दिया। इमरान जो अपनी खोपड़ी सहला रहा था, ब्लैक जीरो के खामोश होते ही गुस्सीली आवाज में बोला, क्या तुम्हारे आदमियों ने उसे लेटर बॉक्स से निकाल कर जेब में रखते नहीं देखा था? नहीं जनाब, वो ज्यादा फासले से लेटर बॉक्स की निगरानी करते रहे थे। अगर एक आदमी लेटर बॉक्स के करीब भी मौजूद होता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? अब मैं क्या अर्ज करूं? उन तीनों के नाम बताओ जो लेटर बॉक्स की निगरानी कर रहे थे। तनवीर, चौहान, सिद्दीकी। मैं समझूंगा इनसे। इमरान ने रिसीवर के रिडल पर पटक दिया। ये रात इमरान के लिए खतरनाक थी। उसे अंदाजा था कि कितनी आंखें इस इमारत को घूर रही होंगी। लेटर बॉक्स में डाले जाने वाले सादा लिफाफे में प्लास्टिक का लिफाफा जरूर रखा गया था, लेकिन उसमें तार की बजाय दफ्ती का टुकड़ा रखा था। ये इस तवक्को पर किया गया था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर इस तरह लिफाफे को हासिल करने वाले का पता लगा सकेंगे। लेकिन लिफाफा हासिल करने का तरीका मालूम करके इमरान की खोपड़ी रक्स करने लगी थी। वो लोग चालाक और खतरनाक थे। इमरान अच्छी तरह जानता था कि ये रात उस पर भारी होगी। अंधे के निशानाबाजों के हमले कौन रोक सका है? पता नहीं कब और कहां किन हालात से 2-4 होना पड़े। फिर उसके लिए ये भी नामुमकिन था कि चूहों की तरह गोशानशीन हो जाता। जो लोग सरकारी अस्पताल में फयाज का इलाज कर सकते थे
उनके लिए रिहायशी मकानात में दखल क्या मुश्किल था, और फैयाज की मरम्मत भी तो उसके घर पर ही हुई थी। उनकी तंजीम का ये आलम था, फैयाज के ऑफिस तक की सुराग रसी हो रही थी, लिहाजा ऐसों से निमटना आसान काम नहीं था। दीदा दानिस्ता भी कुछ खतरात मोल लेने पड़ते, और इमरान उनका सौदा कर चुका था। सिया रंग की एक बुलेट प्रूफ वैन फ्लैट के नीचे खड़ी थी। ड्राइवर की सीट पर जोसेफ था। ठीक 10 बजे इमरान फ्लैट से निकलकर जीनों तक आया। आज उसने खास तौर पर ख्याल रखा था कि जीनों पर रोशनी करने वाले बल्ब की निगरानी की जाए, लिहाजा इस वक्त जीनों पर अंधेरा नहीं था। जीने तय करके नीचे आया और वैन का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन यह सब फुर्ती से हुआ था कि बाहर खड़ा हुआ कोई आदमी शायद ही उसका अंदर का हाल मालूम कर सका हो। अंदर सीटें नहीं थी। फर्श पर टेलीस्कोप लगी हुई एक राइफल पड़ी थी, और उसके करीब ही कारतूसों की पट्टी भी मौजूद थी। ठीक है, इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, और जोसेफ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरे ही लम्हे में इमरान फर्श पर औंधा लेटा हुआ नजर आया। चेहरा उगबी दरवाजे की तरफ था और आंख एक छोटे से सुराख पर लगी हुई थी। वैन की रफ्तार भरी पूरी सड़कों पर भी तेज रही। जोसेफ एक मशाक ड्राइवर था। बहरहाल वैन पहले से तयशुदा रास्तों पर दौड़ती रही। ट्रैफिक की भीड़ भाड़ में अंदाजा करना मुश्किल था कि वैन का ताक़ुब किया जा रहा है या नहीं। कुछ देर बाद शहरी आबादी पीछे रह गई और इमरान को अपनी वैन के पीछे 3 हेडलाइट्स नजर आई। ये यकीनी तौर पर 3 मोटरसाइकिलें थी जो आगे पीछे दौड़ी आ रही थी। कभी कभी तीनों रोशनियां मुतवाजी भी नजर आती। यक ब यक इमरान ने जोसेफ से कहा, किसी तरफ साफ रास्ता देखकर गाड़ी कच्चे में उतार दो। अच्छा बॉस, लेकिन पता नहीं गाड़ी में कोई फालतू पहिया भी है या नहीं। जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी बाएं जानिब मोड़ दी। सामने हद नजर मुस्तैद मैदान फैला हुआ था। रफ्तार बढ़ाओ, इमरान गुर्राया। उसकी आंख अभी तक दरवाजे के सुराख ही से लगी रही थी। जोसेफ ने रफ्तार बढ़ा दी। इमरान ने महसूस किया कि तीनों मोटरसाइकिलें ठीक उसी जगह से मैदान में मोड़ी गई हैं जहां से उसकी वैन मुड़ी थी। अब वो फिर वैन के पीछे थी। बहरहाल इमरान को यकीन हो गया कि उसकी वैन का ताक़ुब किया जा रहा है। उसने दरवाजे के किसी मैकेनिज्म को हरकत दी और उस छोटे से सुराख ने बढ़कर तकरीबन 6 इंच का कुतर इख्तियार कर लिया। फिर राइफल की नाल उस बड़े सुराख से बाहर रेंग गई। दूसरे ही लम्हे में फायर हुआ और दूरबीन से नजर आने वाला वो हेडलैम्प बुझ गया जिसका निशाना लिया गया था। बकिया 2 लैंप इधर उधर डोलने लगे थे। इमरान ने पे दर पे 2 फायर और किए, लेकिन इस बार निशाना नहीं लिया था। उसने देखा कि बकिया दोनों लैंप अफरा तफरी के आलम में दोबारा पुख्ता सड़क की तरफ मुड़ गए हैं। रफ्तार कम करो, इमरान ने जोसेफ से कहा। रफ्तार कम हो गई। इमरान अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। उन दोनों हेडलैम्प्स का अब कहीं पता नहीं था। गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दो, इमरान फर्श से उठता हुआ बोला। गाड़ी रुक गई। इंजन बंद कर दिया गया। जोसेफ मुड़कर इमरान की तरफ देखने लगा था और इमरान मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ सुन रहा था। आवाज़ ही से अंदाज़ा होता था कि इंजन गलत पोजीशन में है। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरकर सीने के बल तेजी से झपटता हुआ आवाज़ की जानिब बढ़ने लगा। आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। दफातन इमरान ने महसूस किया कि उससे कुछ फासले पर कोई और भी सीने के बल रेंगता हुआ मुखालिफ सिमत में बढ़ रहा है। ये यकीन कर लेने के बाद कि वो कोई आदमी है, इमरान ने रफ्तार तेज कर दी। शबनम में भीगी हुई ठंडी घास पर हाथ फिसल रहे थे। इसी दौरान में एक बड़ा सा कांटा बाएं रान में घुसता गया। बेइख्तियारी में वो जमीन से किसी कदर उठ गया। गालिबन इस तरह आगे जाने वाले ने उसे देख लिया और उठकर भागने लगा। ठहरो, ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। इमरान ने ना सिर्फ धमकी दी बल्कि एक फायर भी कर दिया। भागने वाला लड़खड़ाकर गिरा था, फिर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि इमरान की एक ही जस्त उसे उस पर ले गई। करीबी जमीन पर गिरी हुई मोटरसाइकिल का इंजन शोर मचा रहा था। इमरान अपने शिकार को दबोचे हुए उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। दफातन उसने जोसेफ की आवाज सुनी। क्या मेरी जरूरत है बॉस? हाँ। रस्सी का लच्छा लेते आना, इमरान ने बुलंद आवाज में जवाब दिया। राफिया सुमनाफ ने वो कपड़े उतार कर जिन्हें पहने बगैर वो आजकल अपने फराइज मनसबी अदा नहीं कर सकती थी, अपने कपड़े पहने और इमारत से निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ी। जिस दिन से बकौल ऑटो विलानी रूह ने उसे मैडम बनाया था, उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो एक मखसूस लिबास कम अज कम उस वक्त तक तो जरूर इस्तेमाल करे जब तक उस कमरे में रहे। ये लिबास सब्ज रंग के लिबादे और सरपोश पर मुश्तमिल था।
विलानी ने अब आमदनी का रजिस्टर भी उसके सुपुर्द कर दिया था। जितने भी पोस्टल ऑर्डर आते उसी की तहवील में रहते, क्योंकि अब वो मुलाजिमा की बजाय विलानी के बिजनेस में बराबर की शरीक थी। अब दिन में कम से कम एक बार जरूर वो रूह की सरगोशियां सुनती थी। आज रूह ने उससे कहा था कि वो काले आदमी जोसेफ और उसके मुतालिकीन का ख्याल रखे, क्योंकि उस काले आदमी का मौरिस आला रूह के वफादार खुदाम में से था। रूह ने उससे कहा था कि उसे जोसेफ के आका की आयादत के लिए भी जाना चाहिए था। राफिया ने सोचा कि वो सुबह यहाँ आने से पहले उसकी आयादत को ज़रूर जाएगी। टैक्सी स्टैंड खाली पड़ा था। कुछ देर बाद एक खाली टैक्सी वहाँ आकर रुकी। राफिया ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर को अपने होटल का नाम बताया। टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर बाद राफिया ने महसूस किया कि टैक्सी उन राहों पर नहीं जा रही जिनसे गुजरकर वो रोज़ाना होटल पहुंचा करती थी। उसने सोचा कहीं ड्राइवर को गलतफहमी ना हुई हो, लिहाजा उसने दोबारा बुलंद आवाज़ में अपने होटल का नाम दोहराया। इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मकामी ज़ुबान से खुद नाबलद थी और अंग्रेज़ी ज़ुबान आमतौर पर मकामी लोग नहीं समझ सकते थे। कम से कम अभी तक उसे तो कोई ऐसा टैक्सी ड्राइवर नहीं मिला था जो अंग्रेज़ी बोल या समझ सकता। ड्राइवर बदस्तूर खामोशी से स्टीयरिंग पर झुका रहा। राफिया को शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हुआ और वो झुंझलाहट में ड्राइवर पर बरस पड़ी। मैं तुमसे जगह का नाम बता रही हूँ, लेकिन तुम समझे बगैर गाड़ी उड़ाए लिए जा रहे हो। मैं समझ रहा हूँ मादाम, ड्राइवर ने बड़े अदब से अंग्रेजी में जवाब दिया। ओ, तो तुम समझ रहे हो, राफिया खुश होकर बोली। हाँ मादाम, लेकिन आज आप करीब के उस मखसूस रास्ते से ना जा सकेंगी क्योंकि सड़क बंद है। गालिबन किसी बड़े आदमी की सवारी उधर से गुजरेगी। खैर खैर, कोई बात नहीं, मैं समझी थी, शायद तुम समझे नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, राफिया ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। टैक्सी जिन राहों से गुजर रही थी वो उसके लिए अजनबी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का जवाब सुन लेने के बाद तो उसे खामोशी रहना था। कुछ देर बाद अचानक टैक्सी एक कंपाउंड में दाखिल होने लगी। राफिया चौंकी, लेकिन जितनी देर में जुबान हिलाती टैक्सी पोर्च में पहुंचकर रुक चुकी थी। क्या मतलब? उसने गुस्सीले लहजे में पूछा। तुम मुझे कहाँ लाए हो? इस वक्त आपको यहीं उतरना है मोहतरमा, टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ मुड़कर बोला। राफिया को उसके हाथ में छोटा सा पिस्तौल भी नजर आया जिसका रुख उसी की तरफ था। क्या मतलब? खामोशी से उतर जाइए, ड्राइवर ने पिस्तौल को जंबिश देकर कहा। मैं तो नहीं उतरूंगी, दफतन बाहर से किसी ने खिड़की पर झुककर कहा। हम आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। राफिया उसकी तरफ मुड़ी। यह आदमी देसी नहीं था, सफ़ेद फार्म था और अंग्रेजी उसकी मादरी ज़बान मालूम होती थी। ये सब क्या है? राफिया भड़क उठी। आपको कोई गुज़र नहीं पहुंचेगा, यह हमारी दरख्वास्त है। दरख्वास्त इसी तरह की जाती है, राफिया ने ड्राइवर की तरफ हाथ झटक कर कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं थी। फिर भी मैं ऐसी सूरत में मुतमईन नहीं हो सकती कि साबिका अच्छे आदमियों से है। अच्छी बात है, तो फिर आप यहीं बैठे बैठे मेरे चंद सवालात के जवाब दीजिए, अगर मैंने मुनासिब समझा, राफिया ने बेहद तलख लहजे में कहा। आप उस आदमी अली इमरान के नेगरो मुलाजिम के साथ उसके घर क्यों गई थी? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मोहतरमा, मैं जानता हूँ कि आप माहिर रूहानियत प्रोफेसर ओटो विलानी की सेक्रेटरी हैं। तो फिर मैं ये भी जानता हूँ कि प्रोफेसर जड़ी बूटियों का इल्म भी रखते हैं। अच्छा, तो फिर? आप तो उल्टे मुझसे ही सवालत करने लगी। वो हंसकर बोला। कतई, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि तुम उस आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? वो एक खतरनाक आदमी है मोहतरमा। मेरे लिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम ये सब कुछ मेरी हमदर्दी में कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो पुरतफक्कुर लहजे में बोला। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। उसके किसी दुश्मन ने एक खतरनाक किस्म का जहर जो खारजी ज़राए से गोश्त में पेवस्त होकर तकलीफ दह बन जाता है, उस पर इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर को जहर का तरियाक मालूम है, लिहाजा वो आजकल प्रोफेसर के ज़ेर इलाज है। और कुछ? मैं समझ गया, सफ़ेद फार्म अजनबी सर हिलाकर बोला। अच्छा, तो अब इसका क्या हल है? मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस तकलीफ से निजात पा चुका है। शुक्रिया, अब मैं ही आपको होटल तक छोड़ आऊँगा। नीचे आइए, अपनी गाड़ी में ले चलूँगा। हरगिज़ नहीं। अच्छी बात है, अजनबी ने ड्राइवर से कहा। तुम नीचे उतर आओ और मीटर पर कपड़ा बांध दो, मैं इन्हें इसी गाड़ी में ले जाऊँगा। राफिया खामोश बैठी अपना निचला होठ चबाती रही। शिद्दत से गुस्सा था इन लोगों पर। सफ़ेद फार्म अजनबी ने टैक्सी का स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी कंपाउंड से निकलकर फिर सड़क पर आ गई। अजनबी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। राफिया भी खामोश थी।
कुछ देर बाद वो उस चौराहे तक पहुंच गई जहां से होटल का फासला ज्यादा नहीं था। उसने महसूस किया कि टैक्सी की रफ्तार कम हो गई है और फिर वो रुक ही गई। उतर जाइए मोहतरमा, होटल यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। मैं होटल के सामने नहीं रुकना चाहता। वैसे इस बात को भी जहन नशीन कर लीजिए कि अब हम वहाँ उस इमारत में नहीं मिलेंगे, लिहाजा इस वाक़ये का तज़किरा किसी और से करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। राफिया टैक्सी से उतर आई और टैक्सी फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ गई। वो वहीं खड़ी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। जहन्नुम में जाए, वो दांत पीस कर बड़बड़ाई और होटल की तरफ चल पड़ी। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर दानिश मंजिल के एक कमरे में इमरान ने सुबह की चाय पी और ताज़ा अखबार देखता रहा। कुछ देर बाद फोन का रिसीवर उठाकर उसमें लगा हुआ एक बटन दबाते हुए माउथ पीस में कहा, उसका क्या हाल है? ठीक ही है, बहुत बुरी तरह गुर्राता है। अब तुम वहां से आ जाओ, मैं देखूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। पिछली रात वाला शिकार जो उसके गिरफ्त में बिल आखिर बेहोश हो गया था, दानिश मंजिल ही लाया गया था। उसकी मोटरसाइकिल भी वैन ही पर लादी गई थी और शहर पहुंचकर एक जगह जोसेफ को गाड़ी से उतारने के बाद इमरान ने खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था। फिर जोसेफ तो घर वापस गया था और इमरान अपने शिकार समेत दानिश मंजिल चला आया था। जोसेफ को सख्त ताकीद थी कि वो इमरान की अदम मौजूदगी में घर से बाहर कदम ना निकाले। शिकार से रात भर गुफ्तगू ना हो सकी थी। गालिबन मोटरसाइकिल से गिरकर वो कोई अंदरूनी चोट खा बैठा था। इमरान ने भी कोई ऐसी खास परवाह नहीं की थी, बस उसे साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया था। ब्लैक जीरो ने उसकी देखभाल जारी रखी थी। इस वक्त इमरान ने फोन पर उसी से गुफ्तगू की थी। उसने उठकर एक तवील अंगड़ाई ली और साउंड प्रूफ कमरे की तरफ चल पड़ा। शिकार आराम कुर्सी पर नीम तराश था। 30 और 40 की दरमियानी उम्र का सफेद फार्म गैर मुल्की जिस्म की बनावट के एतबार से ज्यादा ताकतवर नहीं मालूम होता था। कहो, क्या हाल है? इमरान ने नरम लहजे में पूछा। मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है? उसने जवाब देने की बजाय गुस्सेले लहजे में सवाल किया। वजह तुम्हें मालूम है? इमरान मुस्कुराया। मेरे मुल्क का सफीर तुम लोगों से समझ लेगा। खुद तुम्हारी हुकूमत मेरी गैर हाजिरी पसंद ना करेगी। ओ, तो तुम इतने अहम हो? यकीनन, उसने खुश्क लहजे में कहा। मेरी गैर हाजिरी की बिना पर एटमी बिजली घर की तामीर का काम रुक जाएगा। ओ, इमरान आंखें फाड़ कर रह गया। मैं तफरी के मूड में था। लड़कियों के दलाल की हैसियत से तुम मुझे यहाँ लाए थे, लेकिन तफरी का सामान मुहैया करने की बजाय तुमने मुझे लूट लिया और अब गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। ये तो बहुत बुरा हुआ, इमरान तासुब आमेज लहजे में बोला। सफेद फार्म ने कलाई की घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा भी क्या, लंच करके चले जाना। खामोश रहो, वो आराम कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारकर चीखा। इमरान ने दीवार के करीब पहुंचकर स्विच बोर्ड के एक स्विच पर उंगली रख दी। खटाके की एक आवाज आई और दीवार के एक हिस्से से एक सलीब सा ऊपर खिसकता चला गया। अब शीशे की एक बहुत बड़ी अलमारी उनके सामने थी और अलमारी में एक मोटी ताजी बिल्ली की लाश भी साफ देखी जा सकती थी। सफेद फार्म हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रहा।